Again, I welcome you all in the Education Express Institute to discuss income tax, and under this subject we are taking up as usual house property, income from house property। और कल हमने देखा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किस प्रकार से डिफरेंट स्टेप्स में हम स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड 4 के अंतर्गत म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड एटसेट्रा कैलकुलेट करते हुए अंत में हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू तक पहुंचते हैं। और कल बात हो रही थी लेट आउट प्रॉपर्टी की। आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेट आउट प्रॉपर्टीज़ के लिए सही, और उसमें आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इनकम टैक्स का कैलकुलेशन लेट आउट प्रॉपर्टी पर किया जाता है। हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ लेट आउट। जो किराए पर दे रखी है उस प्रॉपर्टी पर टोटल टैक्सेबल इनकम किस तरह से ज्ञात की जा सकती है। और जब हम ये बात करेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी की तो उसमें हमें देखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, GAV, जिसके कल हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया था, समझा था, और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन भी किया था। उसी प्रकार से फिर उसके बाद हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद नेट एनुअल वैल्यू NAV का कैलकुलेशन समझेंगे। कैलकुलेशन जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को ज्ञात करने के लिए डिडक्शंस यदि दिए जाते हैं तो कौन कौन से डिडक्शन दिए जाएंगे और किस प्रकार दिए जाएंगे उस पर बात करेंगे। और डिडक्शंस की जब हम बात करेंगे तो उसमें एक डिडक्शन होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती हिंदी में कहते हैं। दूसरा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस, यदि मकान के लिए आपने कोई ऋण लिया है तो उस पर ब्याज कितना होगा। जब ब्याज की बात होगी तो ब्याज की 2 कैटेगरी आएंगी, एक तो करंट ईयर का इंटरेस्ट हो सकता है और एक गत वर्षों का, पिछले वर्षों का जो बकाया ब्याज वो हो सकता है। ये सब चीज़ें क्या होगी, 1 by 1 वी आर गोइंग टू टेक अप ऑल दीज थिंग्स। ओके, आइए शुरू करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी के से। और इसके बातों को अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जाम्पल को सेलेक्ट किया गया है, एंड इट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 13 ऑफ पटेल चौधरीज बुक। पटेल चौधरी की बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 13 को ले रहे हैं, और उसमें भी हम केवल जो उसका लेट आउट प्रॉपर्टी वाला हिस्सा है उसी पर कंसंट्रेट करेंगे। क्लियर होगी बात। आइए देखिए क्या कहता है इलस्ट्रेशन 13 में। मिस्टर X इज ऑनर ऑफ ए बिग हाउस whose municipal valuation, fair rent and standard rent are rupees 1,26,000, 96,000, 1,26,000 and 1,08,000। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलस्ट्रेशन में म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है 96,000, फिर उसके बाद फेयर रेंट दे रहा है, इट इज़ 1,26,000, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दे रहा है एंड इट इज़ रुपीज़ 1,08,000। और उसके बाद उसने कहा है कि 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस इज लेट आउट, 1/3 पोर्शन इज लेट आउट, रेस्ट 2/3 के बारे में बताएगा। क्या कहता है, टू ए टेनेंट एट रुपीज़ 3,200 पर मंथ, 8,3,200 पर मंथ, ये किराए पर है राशि पर मंथ फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़, और वो किराएदार रहने के लिए काम में लाएगा इस मकान को। एंड द रिमेनिंग 2/3 पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस, 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, स्वयं के रहने के लिए। अब अभी हमारी चर्चा इस पर नहीं होगी सेल्फ ऑक्यूपाइड 2/3 पोर्शन पर,
केवल 1/3 पोर्शन की अभी हम बात करेंगे, इसको अलग से डिस्कस करना होगा इसलिए। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज स्टार्टेड इन जून 2012 and it was completed on 31st May 2015. Construction complete. It is date 31st May 2015. फिर ये कहता है the house is subject to the local tax of rupees 7,200 per annum. Local tax means municipal tax. Amounted to rupees 7,200 per annum. The other expenses, ground rent, insurance premium, property tax, collection charges, etc. Next para, Mr. X has taken a loan of rupees 1 lakh on 1st July 2012 for the construction of this house. The loan has not yet been paid back and an interest at the rate of 12% per annum. Loan rupees 1 lakh at the rate of 12% per annum, और ये लोन की डेट थी ऑन 1st जुलाई 2012, 1/7/2012. The tenant vacated the house on 31st January. Vacant. इकतीस 1/2020 को ये खाली कर दिया। But 2 months rent of previous year 2019 and 20 and 3 months rent of previous year 28-19 could not be realized from the former tenant as he expired on 10th February 2020. Okay, unrealized rent. और अनरियलाइज रेंट है उसका प्रीवियस ईयर में, बट 2 months रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर. ओके, 2 months. ये तो है मेन डिटेल्स जो आपके सामने मैंने रख दी हैं. अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. ईच एंड एवरी स्टेप वांट्स योर 100% अटेंशन हियर, तो बातें क्लियर हो पाएंगी. ओके, ऊपर हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम from house property for the assessment year 2020-21. इस तरह से कैलकुलेशन लिखा जाता है. करें शुरू. ओके, सबसे पहले हम जिसे कल डिस्कस कर चुके थे, म्यूनिसिपल वैल्यू लेते हैं, फेयर रेंट लेते हैं, स्टैंडर्ड रेंट लेते हैं, स्टेप 1 कंप्लीट करते हैं, स्टेप 2 आता है, स्टेप 3 आता है, स्टेप 4 आता है. आइए पहले हम लेते हैं स्टेप फर्स्ट. स्टेप फर्स्ट में म्यूनिसिपल वैल्यू, एंड द म्यूनिसिपल वैल्यू इज गिवन टू यू ₹96,000 फॉर द होल हाउस. और आपको मालूम है ये मकान 1/3 किराए पर दिया गया है. ब्रैकेट में लिख लें यहाँ पर, लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट 1/3 पोर्शन, इतना हिस्सा ही किराए पर दे रखा है. तो म्यूनिसिपल वैल्यू इज 96,000 फॉर होल हाउस फॉर द ईयर इंटू 1/3.
32,000, ये म्यूनिसिपल वैल्यू आ गई। कि पूरे मकान की म्यूनिसिपल वैल्यू है 96,000 एंड आउट ऑफ दैट ओनली 1/3 पार्ट ऑफ द हाउस इज लेट आउट, इतना ही किराए पर दिया गया इसलिए इतना ही लेंगे। अथवा और फेयर रेंट and it is given 1,26,000, again 1/3, it is 42,000, whichever is higher, इनमें से दोनों में से अधिक जो हो, तो 42,000 इसको टेकअप करेंगे, ये लीजिए, इसे बंद कर दीजिए। Then this amount 42,000 cannot be more than the standard rent. Okay, come on. Standard rent. $1,08,000 into 1/3. 36,000. तो ये जो 42,000 है 36,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस और लोअर, दोनों में से जो कम है उसको लेंगे, इट इज़ 36,000, इसको टेकअप करेंगे। ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हुआ। क्लियर? नाउ it is step number 1 is completed. Step number 2, rent received for the let out property, received और receivable। और देखिएगा रेंट दे रखा है ये 3,200 पर मंथ, और उसमें से ये रहा है अनरियलाइज्ड रेंट हुआ 2 महीने का, तो रेंट रिसीवेबल ब्रैकेट में फॉर 12 मंथ्स, पहले कैलकुलेट कर लें। 3,200 इंटू 12, 38,400 लेस अनरियलाइज्ड रेंट, 2 मंथ्स का 3,200 इंटू 2, 6,400, इसको सब्सट्रैक्ट करें, इट इज़ 32,000। अब स्टेप 3, विच एवर इज हायर आउट ऑफ स्टेप फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड स्टेप में इन दोनों में से जो अधिक है, विच एवर इज हायर आउट ऑफ स्टेप फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों में से जो अधिक है उसको लिया जाए, एंड दैट इज योर 36,000 इज द हायर अमाउंट, इसको टेकअप करेंगे। दिस विल बी द बेस ये बनेगा यहाँ तक का, थर्ड स्टेप तक का। ओके, शॉर्ट ले लीजिएगा, इसे हमें आगे टेकअप करना है, और मैं इसको इस तरफ ले रहा हूँ तब तक। कुछ पूछना मुझे? हाँ, इसमें 36,000। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप। सर आपने कहा था कुछ पूछना है, पूछती हूँ।
म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ एयर रेंट, ठीक है, विच वन इज हायर, वो आ गया आपका 42,000, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट विच वन इज अ लोअर, वो आ गया 36,000, ठीक है। ये अपना क्लियर हो गया। इसके बाद में आया अपने पास रेंट रिसीव। रेंट रिसीव में से माइनस किया अनरियलाइज रेंट, वो आया 32,000, ठीक है। अब जो ऊपर में 36,000 है, 32,000 में से जो लेस किया, नहीं लेस नहीं किया, लिखा विच एवर इज हायर आउट ऑफ, इसमें से दोनों में जो हायर है वो लिखा 1,20,000। 1,20,000 कहाँ आ रहा भाई? 36,000, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में जो अब चलेंगे, जो मकान खाली रहा है वो आएगा लेस वैकेंट, ठीक है सर। लेस रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, जितने महीने मकान खाली रहा वो उसका रेंट, और मकान खाली रहा था कितने महीने के लिए, but 2 months rent previous year and after it was not let out. The tenant vacated the house on 31st January. 31 जनवरी को खाली कर दिया उसने मकान को। तो इस प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर मीन्स व्हाट, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April 2019 and will end on 31st March 2020. 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का पीरियड इस असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर है। जब ये प्रीवियस ईयर है तो 31 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक का कितने महीने हो गए? फरवरी एंड मार्च, 2 months। फेब एंड मार्च 2020, इट मीन्स 2 months। इसका किराया 3,200 इंटू 2, 6,400। सब्सट्रैक्ट करें आउट ऑफ 36,000 में से, बोलिए 36,000 माइनस, इट इज 29,600 इज योर नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो हाँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इट इज GAV, ये कैलकुलेशन है। देखना ठीक है? जी सर। नहीं, इसमें चेक कर लेना, सही है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 29,600। अब इसके बाद नेट एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन हमारे सामने आ रहा है। आउट ऑफ द ग्रॉस एनुअल वैल्यू वॉट एवर यू हैव कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स में से जो कैलकुलेशन होगा 4th स्टेप का, वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहुंचाएगा। नाउ आफ्टर दिस लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस और टैक्सेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। और टैक्स कितना है म्यूनिसिपल टैक्स? इट इज 7,200 फॉर द एंटायर बिल्डिंग, पूरे मकान का, और 1/3 पोर्शन ये हमारा लेट आउट है। तो 7,200 इंटू 1/3, 2,400, इट इज 2,400। सब्सट्रैक्ट इट आउट ऑफ GAV, 27,200, and this will be known as your NAV, net annual value, NAV प्राप्त हो गया। और जो हमने पॉइंट्स कंसिडर करने के लिए आज डिस्कस किया था, उसमें से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये देखिएगा डिफरेंट स्टेप्स, और इस तरह से नेट एनुअल वैल्यू है। प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एंड इट इज़ municipal taxes or local government tax is only allowed for subtraction if these are paid by the owner in the previous year। यदि ये राशि मकान मालिक के द्वारा गत वर्ष में भुगतान की गई हो
तभी हम इसको अलाउ करेंगे। इट मीन्स इफ दीज म्यूनिसिपल टैक्सेस आर पेड बाय समवन थर्ड पार्टी अदर देन द ओनर ऑफ द हाउस, तो फिर वो अलाउ नहीं कर सकते। जैसे टेनेंट ने पे कर दिए और किसी थर्ड पार्टी ने पेमेंट कर दिया, उसको अलाउ नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, यदि गत वर्ष में ऑनर ने म्यूनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट किया ही नहीं, आउटस्टैंडिंग हैं, अनपेड रह गए हैं, तो भी हम डिडक्शंस के लिए अलाउ नहीं करेंगे। नंबर 3, यदि म्यूनिसिपल टैक्सेस गत वर्ष और उससे पहले के अनपेड अभी तक चले आ रहे हैं, 2 साल 3 साल के अभी तक नहीं दिए, पर इस गत वर्ष में दे रहे हैं 2019-20 में, तो उसको पूरी की पूरी राशि यहाँ डिडक्शन के लिए सब्सट्रैक्ट कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी। ये 3 बातों को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर अगेन आई रिपीट, नंबर 1, ओनली municipal taxes will be allowed for subtraction when these are paid by the house owner. It means if any third party pays municipal taxes, these are not subject to deductions. उनको कटौती नहीं है। Number 2, if the municipal taxes paid unpaid in the previous year, तो हम उसको भी हम डिडक्शंस नहीं देंगे। तीसरी बात, यदि गत वर्ष से पहले के वर्षों में भी म्यूनिसिपल टैक्सेस अनपेड थे और इस गत वर्ष में हम उनका भी पेमेंट एक साथ अब कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी राशि जितनी इस साल हम देंगे, गत वर्ष में दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पूरी की पूरी सब्सट्रैक्ट कर दी जाएगी। ये 3 बातों को ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर? आइए, कम ऑन। Now net annual value is completed, then we allowed deductions. शॉर्ट ले लीजिएगा, मैं इधर के हिस्से को रब कर रहा हूँ और रेस्ट पार्ट में इस तरफ ले रहा हूँ। लेस डिडक्शंस। नंबर 1, सबसे पहले इसको डिडक्शन दिया जाए, विच इज़ नोन एज स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती। दिस डिडक्शन इज ए कंपल्सरी डिडक्शन। नंबर 1, अनिवार्य रूप से दिया जाएगा, हर मकान मालिक को दिया जाएगा, और ये इसलिए दिया जाता है कि मकान मालिक मकान को मेंटेन करने के लिए कई प्रकार के खर्च करता है। लोन है तो लोन लगा रहा है, माली रख रहा है, लाइटिंग की व्यवस्था कर रहा है, पानी की व्यवस्था कर रहा है, कभी रिपेयर करा रहा है, कभी बीमा करा रहा है, बीमा के प्रीमियम दे रहा है, और कोई टैक्सेस आ रहे हैं उसका पेमेंट कर रहा है। तो इन सब के लिए केवल एक डिडक्शन अलाउ है, और वो होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ज़रा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में उसने दे रखा है ग्राउंड रेंट पे कर रहा 1440, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा 1200, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा 1440, कलेक्शन चार्जेस हो रहे हैं 800। ऑल दीज आर नॉट टू बी अलाउड, इनको किसी को अलाउ नहीं करेंगे। ओनली वन डिडक्शन in the name of all these expenses is to be allowed, that is known as standard deduction. उसके अलावा हम कुछ नहीं देंगे, और that is limited up to 30% of net annual value, और net annual value just see it is 27,200 divided multiplied by 30%, बोलिए कितना आता अमाउंट? 27,200 इंटू 30/100, 3 2 6, 8,160 आता है भाई। 100 कैसे आएगा? 27,200 है ना सर? हाँ, इंटू 30, लगाया था मैंने। हाँ 30 divided by 100 स्क्वायर जी सर। 8160, एक तो डिडक्शन इसका देंगे, नंबर 1। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन।
बड़ा ध्यान से देखना। इफ यू हैव बोरोड सम फंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस और रिपेयर्स ऑफ द हाउस और एक्सटेंशन ऑफ द हाउस और रिनोवेशन ऑफ द हाउस एट्सेट्रा, इन कामों के लिए यदि आपने किसी से कोई रकम उधार ली है और उस पर ब्याज दिया जा रहा है तो ब्याज की कटौती भी हम स्वीकार करते हैं। इट इज़ अलाउड एज डिडक्शंस, और बड़ा इम्पोर्टेंट डिडक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दो प्रकार के ब्याज हैं। बिगिनिंग में जो हमने हिंट्स पॉइंट्स लिखे थे उसमें लास्ट पॉइंट है डिडक्शंस का, इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट की दो कैटेगरी हैं, करेंट ईयर इंटरेस्ट और एरियर ऑफ इंटरेस्ट। अब उसी पर बात कर रहे हैं, वर्किंग नोट में लीजिएगा इसको। इट इज़ वर्किंग नोट ऑन इंटरेस्ट। पहला, एरियर ऑफ इंटरेस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Listen very carefully. Which is known as area of interest? Just see. The date of loan, it is 1st July 2012 minus date of completion of the house. Date of completion of house less date of loan. Date loan हाउस कंप्लीट हुआ था ऑन 1st जुलाई 2000। नहीं सर, कंप्लीट हुआ 31/5/2015 और लोन लिया 15 को, और ये हुआ ऑन 31st May। And loan is taken on 1st July 2012। इसका जो डिफरेंस है 3 years, ये माना। अब देखिए केवल को 1 by 1 एक एक स्टेप को बड़ा सावधानी से, ये टेंटेटिव आइडिया है, एग्जैक्ट आइडिया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन अब आ रहा है आपके सामने। एरियर ऑफ इंटरेस्ट का नियम क्या कहता है? इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि जिस गत वर्ष में लोन लिया है उस गत वर्ष कौन सा पहले से देखें। लोन की डेट है, डेट ऑफ लोन 1/7/2012, इसका प्रीवियस ईयर होगा 2012 and 13, इसका प्रीवियस ईयर। It means in the previous year 2012 and 13 the loan is taken for the construction of the house. Okay? अब इस एक साथ को इसने लोन लिया तो इस गत वर्ष में कितने महीने हो गए इसके? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 9 months। तो 9 महीने तो ये हो गया, फ्रॉम 1/7/12 टू 31st March 13, इट इज़ कितना? 9 months। इट इज़ 9 months। 9 महीने का ब्याज तो ये हो गया। देन 2013-14 12 months पूरे हो गए। Then 2014 and 15 it is again 12 months, or see the house is completed in 2015। इस गत वर्ष में बन करके तैयार। That's all। Now total months, $33 months। कुल 33 महीने का ब्याज बकाया ब्याज कहलाता है।
इसी को बकाया ब्याज कहेंगे, एरियर ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा टिपिकल कैलकुलेशन होता है कि एक बार बहुत बड़ी परेशानी में डाल देता है यदि बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो। इसलिए आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टेक अप ईच एंड एवरीथिंग विद डेट, मंथ एंड ईयर वाइज, हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की। दिस पीरियड इज नोन एज पीरियड ऑफ एरियर ऑफ इंटरेस्ट। इस पीरियड को ही बकाया ब्याज का पीरियड कहेंगे। क्लियर होगी बात? तो पहले इसका कैलकुलेशन किया जाए। 33 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना बनता है, मैं यहाँ ले रहा हूँ इसको। 33 मंथ्स इंटरेस्ट फॉर 33 मंथ्स। अमाउंट ऑफ लोन कितना था? 1 लाख। हाँ सर, 1 लाख रुपए। 1 लाख इंटू 12% इंटू 33/12, ये 33 महीने का ब्याज। बोलिए, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 2 0, 33,000 चेकअप प्लीज। हाँ, 33,000 इंटरेस्ट, टोटल area of interest. अब just see the provision of area of interest in income tax law. क्या कहता है इनकम टैक्स लॉ इस मामले में? सुनिएगा ध्यान से। If there is any interest, area of interest, it is subject to deduction in different 5 equal installments. 5 समान किश्तों में इसकी कटौती दी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, कटौती उस वर्ष से शुरू होगी, उस गत वर्ष से जिस गत वर्ष में मकान बनकर के तैयार हुआ है। दिस 31 मई 2015। इसका मतलब इसका गत वर्ष कौन सा हो जाएगा? 15-16, 2015-16। गत वर्ष 2015-16 से ये कटौती दी जाएगी 5 समान किश्तों में। इट मीन्स एवरी ईयर 1/5। बोलिए 1/5। 6,600। एवरी ईयर विल अलाउ 6,600, 1/5 equal installment of area of interest, and this will continue for 5 years. 5 वर्षों तक कंटिन्यू चलेगी without any break. But remember also, if 5 years completed all the installments you have taken up, then further no deduction is to be allowed. कहीं ऐसा नहीं फिर बाद में कटौती देना। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि कब शुरू हो रही है और कब 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये नहीं 14-15 को, 13-14 को शुरू हुई तो 5 वर्ष उसके पूरे हो जाएंगे 18-19 को, और आप 19-20 में भी कटौती दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। उससे डेट का बड़ा ध्यान रखिएगा, सावधानी से डेट को देखिएगा, और आपके 5 वर्ष की अवधि कब पूरी हो रही इसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज गलती ये करता कैंडिडेट कि वो डेट का ध्यान देता है, 1/5 की कटौती वो दे दी उसने और सवाल गलत हो गया। The 1/5 amount of equal installments when it is to be completed in which previous year, ये ध्यान रखना होगा। ओके, 6,600 इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसकी कटौती देंगे। दूसरा करंट ईयर इंटरेस्ट, आपको बताया था उसमें। सेकंड करंट ईयर इंटरेस्ट, वो सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज यूजुअल हम देते हैं जो 1 लाख रुपए पर 12%, इट इज़ 12,000। ये 12,000 ये होगी दूसरी कटौती, ये फर्स्ट, ये सेकंड। टोटल इंटरेस्ट इट इज़ 18,600, इसकी कटौती दी जाएगी। अब यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने लिख रखा है यहाँ पर आइएगा, एंड इट इज़ टू बी एडेड अंडर 8160, 18,600,
the total deductions are, it is 26,760. अब इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, जो नेट एनुअल वैल्यू थी उसमें से कितना आ रहा है सब्सट्रैक्शन के बाद? जी सर, एक मिनट। 26,760 माइनस सब तो हटा दिया ना, क्वेश्चन में से देखो। 6,600 तो ये हो गए, और फिर 12,400 दे रहा है सर। हाँ, तो अपने कितना 18,600, तो 6,600 है ना, इसका 1/3 लो, 18,600 का 1/3 ले लो ना, 18,600 इंटू 1/3 बोलो, 1/3 ये पोर्शन है ना किराए पर। 27,200। अरे टोटली गलत, कैसे हो जाएगा? 3 6 18, 6,200। हाँ सर, 6,200। तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देखिए छोटा सा करेक्शन ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग के लोन का है और हमारा लेट आउट पोर्शन 1/3 है, तो इसका 1/3 कर लीजिएगा 18,600 का 6,200। अब टोटल डिडक्शंस हो रहे हैं आपके 14,360। अब जो नेट एनुअल वैल्यू थी आपकी फिगर की, उसमें से लेस कर दीजिएगा इसका। कितनी थी नेट एनुअल वैल्यू? इसकी नेट एनुअल वैल्यू है सर 27,200। तो 27,200 माइनस 14,360 कितना आ रहा बोलिए? 14,360 12,840। ठीक है, 12,840, 12,840। हाँ सर, बिल्कुल। दिस इज योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। कितना बता रही? सर 12,840। 12,840. Now this problem is completed in all respect so far the later property is concerned. We have not yet taken up the self-occupied house or self-occupied portion, केवल later portion की बात की, और बड़ा important calculation होता है, ये देवी समझ में नहीं आता तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत पैदा करेगा ये आपको, इसलिए be very particular. I think it is quite clear to you. Next day we will take up one more problem on the same laid out property, so that this may be quite clear to you all from all sort of angle. I wish you all good luck and thank you.